आपका सिविल सर्विस पोर्टल में एवरीबॉडी आज के करंट अफेयर में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप इस वीडियो का करंट अफेयर का एनालिसिस देखने से पहले एक शॉर्ट नोट्स भी लेकर बैठा करिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कर्क होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जो कि आपको नोट करना चाहिए। देखिए, किसी भी वीडियो को, किसी भी मैगज़ीन को पढ़ने का तभी उसका फ़ायदा हो सकता है जब उसके कंटेंट को आप ना रिकॉल कर सको, क्योंकि मेन मोटिव क्या है कि एग्ज़ाम तक कंटेंट को आप सर्वाइव कर रहे हो या नहीं। ठीक है, मैगज़ीन भी पढ़ते हो ना, तो उसमें भी छोटे छोटे नोट्स बनाओ आप। ठीक है, और वीडियो देखते हो तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने पास, ताकि 2 बार 3 बार देख लोगे ना तो रिवीजन भी हो जाता है, प्लस साथ में वो कंटेंट आपके पास अच्छा खासा जमा भी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि किन पे हमको बात करनी है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, जस्ट वेट, पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एकामरा नामक परियोजना से जुड़ा हुआ है या शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चंस का किसी भी तरह से घुमाव हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस हिसाब से डिमांड क्वेश्चंस में की जा रही है। तो राइट आंसर है उड़ीसा राज्य। ठीक है, ये जो एकामरा नाम है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, इसका एक ऐतिहासिक पौराणिक नाम भी है और इसका एक कुछ रीज़न भी है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में जान लेते, फिर तो उसके बारे में थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, उद्देश्य जो है इस परियोजना का, प्राचीन जो मंदिर हैं उड़ीसा में, उनके विकास और उनकी सरकार की जो प्रतिबद्धता थी मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए, सो उसके बारे में उसका एक हिस्सा है। ठीक है, भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना है। ठीक है, और 2019 में लॉन्च किया गया था यह परियोजना, एकामरा परियोजना, एकामरा क्षेत्र, जो कि भुवनेश्वर का प्राचीन नाम है। तो आई होप सो कि आप समझ गए कि जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा राज्य की कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, सो एकामरा जो नाम है वो प्राचीन नाम है किसका? भुवनेश्वर का। तो आप इससे भी इसको आप लिंक करना। ठीक है, और जो भुवनेश्वर में जो ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास के लगभग 80 एकड़ की जो भूमि है उसको पुनर्जीवित करने के लिए योजना केंद्रित है। तो आई होप सो कि आप समझ गए कि एकामरा नाम से क्या लिंक है और यह परियोजना कब लाई गई है और इसका मेन मोटिव क्या है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। देखिए, अभी तात्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, यहाँ के जो तात्कालिक गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका नाम है गणेशी लाल। ये मैंने मैक्सिमम टाइम बता चुका है। और एक बात याद रखना कि उड़ीसा राज्य ऐसा इस समय भारत का राज्य है जो कि मंदिर पुनरुद्धार के लिए बहुत सारी योजनाओं को ला रहा है। आई होप सो कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, देखते ही होंगे, तो इस महीने में लगभग मतलब कि अभी तो महीना शुरू हुआ है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अगर हम 30 डेज़ की बात करें तो 3 बार मैं भुवनेश्वर के करंट को यहाँ पे ला चुका हूँ। तो आई होप सब समझ रहे होंगे कि भुवनेश्वर या उड़ीसा राज्य कितना ज़्यादा मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए योजनाएं ला रहा है और कितना ज़्यादा केंद्रित है। ठीक है, और राज्य कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है मंदिरों के लिए, पौराणिक जगहों को पुनरुत्थान करने के लिए। ठीक है, तो राज्यपाल गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो देखिए, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में। ठीक है, 30 जिला है उड़ीसा में। ठीक है, और सब डिवीज़न की बात करें तो 58 है, 58 सब डिवीज़न है उड़ीसा में। ओके, और 317 तहसील हैं, 317 तहसील हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 317 तहसील है और 314 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप इसके एक ओवरव्यू को जान गए कि उड़ीसा की अवस्थिति क्या है। टोटल 30 जिला है, 58 सब डिवीज़न है, 317 तहसील हैं और 314 ब्लॉक्स हैं। तो आप इसको भी माइंड में बनाकर चलना और नोट्स बना के चलना। ठीक है, अगर उड़ीसा के राजधानी की बात करें कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है। अब भुवनेश्वर का जो
पुराना नाम है, ठीक है। उसका नाम था एकामरा, जो कि हमने भी बात किया है, और इसको हम एकम्र कानन के भी नाम से जानते थे, एक आम का जंगल के भी नाम से जानते थे। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर। ये जो उड़ीसा का नाम परिवर्तन हुआ है, पहले इसको उड़ीसा के नाम से जानते थे, ठीक है। पहले इसका नाम उड़ीसा था, ठीक है, उड़ीसा। 2010 में इसका नाम हुआ उड़ीसा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, ठीक है, कि इसका नाम ओडिशा हुआ। तो 2010 वाला टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखना है, ओके। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें उड़ीसा का कौन सा है, तो मयूरभंज, याद रखना, मयूरभंज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज। लेकिन हाँ, एरिया के क्षेत्र में, एरिया के हिसाब से, अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें, जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, तो गंजाम है। ये भी आप याद रखना, गंजाम है पॉपुलेशंस की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है। उड़ीसा क्यों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है, तो देखिए, विरासत स्थल, समुद्र तट, मंदिर, प्राकृतिक पार्क, खाद्यान्न पदार्थ, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर जो है वह लिंगराज मंदिर है। आपको याद रखना है कि उड़ीसा का सबसे बड़ा जो मंदिर है वह लिंगराज मंदिर है, ओके। उड़ीसा का सबसे बड़ा जो मंदिर है वह लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, यह मंदिर कहाँ पर है, तो यह मंदिर है भुवनेश्वर में, ओके। ये मंदिर है भुवनेश्वर में, क्लियर। और आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से बात करें तो जो लिंगराज मंदिर है वह कलिंग वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आप याद रखना कि कलिंग वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। और उड़ीसा का संस्थापक किसको माना जाता है, तो राजकुमार कलिंग को, ठीक है। आपने सुना होगा कलिंग राज, तो यह उड़ीसा वाला जो परिक्षेत्र था यही था, और राजकुमार कलिंग को उड़ीसा का संस्थापक माना जाता है। सो एवरीबॉडी, बहुत सारे कंटेंट है लेकिन कुछ सीमित बातों पे करते हैं, और जो जो ऑथेंटिक बातें हैं सिर्फ उस पे ही सीमित रह के चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी संस्था फिनफ्लुएंसर्स पर एक परामर्श पत्र जारी करने जा रही है, ठीक है। सो राइट आंसर है सेबी। पहले बात कर लेते हैं कि फिनफ्लुएंसर होते क्या हैं, कौन होते हैं। देखिए, जो फिनफ्लुएंसर होते हैं ना, वे व्यक्ति होते हैं जो धन, वित्त और स्टॉक निवेश के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जानकारी देते हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है। सो उनको हम कहते हैं फिनफ्लुएंसर, ठीक है। ये भी आप याद रखना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। देखिए, जो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये भी आप याद रखना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड, ओके। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 को। ये भी याद रखना, इस्टेब्लिश्ड इन 12 अप्रैल 1988, ओके। और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको वैधानिक जो मान्यता मिला, ठीक है। वैधानिक मान्यता की अगर बात करें, वैधानिक मान्यता, तो 30 जनवरी 1992
1992 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई, मुंबई इसका मुख्यालय है। ओके। फाउंडर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जस्ट वेट, फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या काम करता है या क्या काम करता है? तो देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज होते हैं, उसमें जो लोग निवेश करते हैं, ठीक है, जो शेयर मार्केट से जुड़े क्षेत्र से लोग हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े फ्रेंचाइजीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनको विनियमित करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए कार्यविधि तय करता है, उनके लिए नियम लागू करता है, उनको लाइसेंस देने का काम करता है। कौन? सेबी, भारत में, ठीक है। तो आई होप सो कि आप इसके काम को भी जान गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिजली टैरिफ के प्रकार का नाम क्या है जिसमें दिन के दौरान कम टैरिफ और पीक आवर्स के दौरान उच्च दरें शामिल होती हैं? सो राइट आंसर है डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ। ये आप याद रखना। अभी इसके बारे में और डिटेल्ड बात करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे संशोधन किए जाने हैं, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें और सारा अच्छे अच्छे जब एडिटोरियल आ जाएंगे तो और हम खुल के बात कर पाएंगे कि प्रॉपर ये किस तरह से वर्क करेगा। देखिए, जैसे 24 आवर का पूरा डे नाइट का पीरियड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ ना इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जॉर्व करने के कुछ पीक आवर होते हैं, ठीक है। कुछ नॉर्मल आवर होते हैं। तो जो पीक आवर है उसमें कंजप्शंस बहुत ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसमें और डिटेल बात करेंगे जब इसके बारे में और तरीके से एडिटोरियल मार्केट में आ जाएगा, फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। सो इतना इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका जो नाम है डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ होता है। भिन्न भिन्न टाइमों पे जो भिन्न इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शंस होगा उसके बारे में ये टैरिफ बात बताता है कि भाई अलग अलग समय पे जिस तरह से ऑब्जॉर्व हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उस पर बिल भी उसी हिसाब से लगेगा। कोई पीक टाइम होता है तो पीक पे ज़्यादा, नॉर्मल आवर होता है तो नॉर्मल पे कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये देखिए, क्वेश्चंस मैं बहुत डीप में करा चुका हूँ लेकिन फिर से यहाँ पर लाया हूँ। गुस्ताव क्लिम्ट जो कि द किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, किस देश से हैं? तो ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। आप गुस्ताव क्लिम्ट को देख सकते हैं, ये हैं। और इनका जो पेंटिंग अभी तक के इतिहास में सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है ना, तो आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं कि 2 युगल हैं, यानी एक कपल हैं, ठीक है। सो इस मोमेंटम को आप देख सकते हैं कि यही पेंटिंग सबसे महंगी पेंटिंग बिकी। तो आई होप कि पेंटिंग भी याद रखना। अगर आप मोबाइल से या जैसे भी आप देख रहे हैं तो इसका आप ना एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको ये पता रहे और पेंटिंग के बारे में आप बिल्कुल जानते रहें, ठीक है। सो कलाकार जो गुस्ताव क्लिम्ट है ना के द्वारा ये जो 885 करोड़ डॉलर में यह पेंटिंग बेचा गया है। पेंटिंग का नाम याद रखना, द किस, ठीक है। यह यूरोपीय नीलामी में बेची गई अब तक की सबसे अधिकतम कीमत वाली कलाकृति बन गई है। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली सजावटी चित्रकारों में से एक माने जाने वाले गुस्ताव क्लिम्ट की कैनवास पेंटिंग द किस, जो कि 1907 और 1908 में 8 के बीच बनाई गई थी, और ये 2 प्रेमियों को आलिंगन के मोमेंटम में दिखाया गया, जैसे कि आप फिगर में इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है गुस्ताव क्लिम्ट और ये है द किस की पेंटिंग, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे महंगी बिकी है। बोले तो 885 करोड़ रुपए नहीं, डॉलर में बेचा गया है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है? तो याद रखिएगा, यह भारतीय वायुसेना, ठीक है, जिसमें कि 12 देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। यह अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। हालांकि जब ये ऑर्गेनाइज होगा तो इसके बारे में और एडिटोरियल आएंगे तो और डीप में बातें किया जा सकता है। फिलहाल आप हवाई जो ये अभ्यास होने वाला है उसका मेज़बान भारत रहेगा।
तरंग शक्ति, ये आप याद रखना, ठीक है, तरंग शक्ति, ठीक है। सो एवरीबॉडी, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को ज़रूर बताना, इसमें क्या कमी थी आप प्लीज़ बताना, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, तभी यह वीडियो अपने टारगेट में सफल हो पाएगा, जब आप इस कंटेंट को मैक्सिमम टाइम रिकॉल करके सर्वाइव कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।